नमस्कार, हमारी देवभूमि देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में अगले साल होने वाले चुनाव की। दरअसल 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार को घेरने के लिए पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। राज्य के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सीएम आवास कूच किया। कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार ने जनता से जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। साथ ही बीजेपी सरकार पर युवाओं के साथ छल करने का भी आरोप लगाया है। तो 2022 के चुनाव को लेकर सियासी माहौल सजता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी जनता के भरोसे को अपने साथ ले पाती है या फिर नहीं। उत्तराखंड में पुरोहितों के अनशन को 1 महीना पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड के विरोध में जो पुरोहित हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल उठा रहे हैं और जो देवस्थानम बोर्ड है उसको निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। तो पुरोहितों के अनशन को 1 महीना पूरा हो चुका है। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में प्रदर्शन कर रहे गंगोत्री यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहितों ने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री से देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने की मांग की है। पुरोहितों ने कहा कि सरकार हमारे धरने को हल्के में ना ले। पुरोहितों ने सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए हैं और सरकार से चारों धामों का विकास करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चारों धामों में टैक्स चाहती है तो हम सरकार का खुले तौर पर समर्थन करते हैं। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि सरकार की नजर हमारी दान पेटी पर है। कोविड के गाइडलाइन का पालन करते हुए हम इसे मनाया जा रहा है। आज हमने यहाँ पर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया है। लगभग 15 पेड़ हमने इस विश्वविद्यालय परिसर के अंदर लगाए हैं और आने वाले समय में यही पेड़ हमको यादगार साबित होंगे। एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पे हमारे संगठन के जो भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने यहाँ पे वृक्षारोपण और मिष्ठान वितरण इत्यादि कार्यक्रम रखे। कोविड के गाइडलाइन का पालन करते हुए हम इसे मनाया जा रहा है। आज हमने यहाँ पर श्रीदेव सुमन दिनेशपुर के कालीनगर गांव में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री जी ने कई मार्गों का शिलान्यास किया, साथ ही साथ कई बड़ी घोषणाएं भी की हैं। साथ ही उन्होंने जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनसे सरकार के कामों को जनता के बीच पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। दरअसल अगले साल चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के सभी पार्टियां चाक चौबंद तैयारियां करते हुए नजर आ रही हैं। जनता के बीच पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो दिनेशपुर के कालीनगर गांव में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री जी ने कई मार्गों का शिलान्यास किया और कई बड़ी घोषणाएं की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कोरोना के बावजूद विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और उत्तराखंड सरकार लगातार राज्य में विकास कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है। इलाके में बिजली कटौती की समस्या पर अरविंद पांडे ने कहा कि जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर समस्या का समाधान करेंगे, जिससे किसानों को लाभ मिल सकेगा। जो बहुत महत्वपूर्ण सड़कें हैं उसका हमने आज शिलान्यास किया है और बहुत जल्द कार्य करार दिया जाएगा। और जो आसपास इस मोहल्ले में सड़कों के अलावा बिजली की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, उसके लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समय पर इसका भी समाधान। जो बहुत महत्वपूर्ण परिषद ने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना जो स्थापना दिवस है वो सादगी के साथ मनाया है। इस मौके पर विचार संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
के 72वें स्थापना दिवस का मौका था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार और सालों की तरह धूमधाम देखने को नहीं मिली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा पीजी कॉलेज गोपेश्वर में वृक्षारोपण किया गया। साथ ही इस मौके पर विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। पौधारोपण करके जनता को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने की कोशिश की गई। व्यक्ति है हमारे साथ कई बार वो जो है बेरोजगारों के साथ जो है मुख्यमंत्री जी हरीश रावत जी के समय पे, उससे भी पहले जो मुख्यमंत्री थे उनके समय पे सबकी पीड़ा वो जानते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप जो है यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित है या चारों धाम में जो तीर्थ पुरोहित आप उनको बेरोजगार कर दे, उनके हक हकूक यथावत रखे। हाँ, आप चारों धाम एक विकास परिषद बनाइए, उसमें जो है रोडों का विकास कीजिए, प्याऊ लगाइए, यात्रियों के लिए सुविधा कीजिए। लेकिन जो धर्म है, पूजा पद्धति है, हक हकूकदारी, इस पे बिल्कुल भी कोई छेड़खानी नहीं। भाजपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल राजस्थान के झालवाड़ में जो एक बजरंग दल के मंडल अध्यक्ष थे, नगर अध्यक्ष थे माफ कीजिएगा, उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके विरोध में नाराजगी जताई गई है। दरअसल गौ तस्करों ने उनकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद अब अंतर्राष्ट्रीय हिंदू जो परिषद है वो लगातार प्रदर्शन कर रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान के झालावाड़ में गौ तस्करों द्वारा बजरंग दल के नगर अध्यक्ष की हत्या का अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने विरोध जताया है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान और केंद्र सरकार से दोषियों को फांसी की सजा देने और परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता देने की मांग की है। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने की है। जिसको कि गौ तस्करों ने और कसाईयों ने मिलकर मारा है, वहां पर सागर कुरैशी और उसके 5 अन्य साथियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वो भी सरेआम बीच बाजार में उसका अपहरण करके लाठी डंडों से मारा गया है, पीटा गया है। और ये संदेश दिया गया है हिंदू संगठनों को और हिंदू समाज को कि अगर आपने हमें रोकने की कोशिश करी तो उसका परिणाम गौ रक्षकों की हत्या होगा। हमारी राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से यही मांग है कि उत्तराखंड में प्रधान संघ का प्रदर्शन लगातार जारी है। दरअसल चुनाव नजदीक आने वाले हैं, इसलिए जो प्रधान संघ है वो सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार पर कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं और सरकार से अपील की जा रही है कि 12 सूत्रीय मांगों को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया, समय रहते जल्द पूरा नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में जो प्रदर्शन होगा वो और भी उग्र होगा। तो प्रधान संगठन सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आ रही है। जोशीमठ में मुख्य चौराहे पर प्रधान संगठन ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। पहले कार्यकर्ता विकासखंड कार्यालय पर इकट्ठा हुए और फिर मुख्य चौराहा पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रधान संघ का कहना है कि सरकार उनकी मांग पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। प्रधान संघ का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 12 जून को प्रधान संघ सीडीओ कार्यालय का घेराव करेगा। मत्स्य पालन दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य एक मछली मंडी में पहुंची। इस दौरान उन्होंने जो मछली कारोबारी थे उनसे मुलाकात की और एक कार्यक्रम में भी शिरकत की है। इस दौरान रेखा आर्य ने मत्स्य पालन पर जोर दिया और साफ तौर पर कहा कि जो कुछ भी मांगे हैं, जो कुछ भी डिमांड्स मछली कारोबारियों की हैं, उन पर सरकार पूरी तरह से ध्यान दे रही है। इसके अलावा मछली पालन से रोजगार बढ़ाने पर भी सरकार जोर दे रही है। तो मत्स्य पालन दिवस के मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य रुड़की के मंगलौर में मत्स्य मंडी पहुंची। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने यहां एक कार्यक्रम में शिरकत की और मछली पालन से रोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मछली पालन को स्वरोजगार के रूप में बढ़ावा देना उनका मुख्य उद्देश्य है और सरकार लगातार किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए भी कोशिश कर रही है। मत्स्य पालन में किसानों को लाभ देने के लिए विभाग हर कोशिश करेगा। मछली पालन करने वाले लोग अपने क्षेत्र में ही मौजूद मछली मंडी से मछली खरीदेंगे और उन्हें मछली का व्यापार करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। रेखा आर्य ने कहा कि सरकार मछली पालकों के लिए मछली बीमा भी शुरू करने जा रही है, जिससे मछली पालकों को कोई घाटा नहीं उठाना पड़ेगा।
कह सकती हूँ कि हमारे मत्स्य पालक मत्स्य उत्पादन भी कर रहे हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारत सरकार ने मत्स्य विभाग को कृषि विभाग से अलग किया, मत्स्य और पशुपालन के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाया और साथ साथ में पहले हम लोगों ने ब्लू रेवोल्यूशन के माध्यम से काम किया। अब जो है हम जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये पूरी कोशिश है कि हमारे मत्स्य पालकों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो बेहतर हो सके। आज हम लोग बहुत अधिक मात्रा में जो है ऑक्सीजन जनरेटर हो गया है, इंसुलेटर हो गया है, ताकि किसी मछली पॉन्ड से यदि मंडी तक पहुंचे तो कम से कम वो सुरक्षित पहुंचे। कोल्ड स्टोरेज हो गया, तो एक प्रॉपर चेंज डेवलप करनी चाहिए उस और हम लोग कह सकती हूँ कि हमारे मत्स्य। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही है। लगातार शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन अब जो उत्तराखंड सरकार है वो उत्तराखंड में रहने वाले बच्चों के भविष्य को लेकर सतर्क नजर आ रही है और अब जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा मिल सकेगी। उत्तराखंड सरकार ने प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर सरकारी स्कूल के बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा देने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे अमली जामा पहनाने का काम भी शुरू हो चुका है। सरकार की अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना से उन बच्चों के सपनों को जरूर पंख लगेंगे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का सपना देखते हैं। सरकार की ये योजना रफ्तार पकड़ती हुई भी नजर आ रही है। राज्य में अब तक 190 इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने हल्दूचौर इंटर कॉलेज को भी उत्कृष्ट विद्यालय में चयनित किया है। उन्होंने स्कूल पहुंचकर इसका शुभारंभ भी किया। अरविंद पांडे ने कहा कि सरकार की मंशा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को उच्च शिक्षा देने की है। का संज्ञान लेंगे और जो हमारे अधिकारी हैं मैं उनको आपके माध्यम से निर्देश दे रहा हूँ कि उसे विद्यालय में जाकर देख लें, कोई अपनी घटना ना घटे। सरकार से जाता 6 से 7 साल को नाम ले लीजिए, समीक्षा कीजिए, उनको ठीक कीजिए। रुड़की में कांग्रेस नेता के बेटे की बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। दरअसल इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का भी जमकर मखौल उड़ाया गया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि जब सियासी पार्टियों के जो नेता हैं उनके बेटे ही इस तरह से खुलेआम दबंगई करते हुए नजर आएंगे, कानून का उल्लंघन करते हुए नजर आएंगे, तो फिर इसका जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा। तो रुड़की के भगवानपुर में कांग्रेस नेता के बेटे की जन्मदिन की पार्टी में जमकर हर्ष फायरिंग हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पुलिस ने कांग्रेस नेता और बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक भगवानपुर थाना इलाके के अमरपुर काजी में 5 जुलाई को कांग्रेस नेता रूप सिंह के बेटे तुषार का जन्मदिन था। आरोप है कि पार्टी में तुषार ने जमकर हर्ष फायरिंग की। जन्मदिन के दिन परिवार के लोगों ने गांव के रास्ते पर डीजे लगाकर खूब हुड़दंग मचाया और हर्ष फायरिंग करते हुए नजर आए। जब गांव के लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की तो नेता के समर्थकों ने ग्रामीणों के साथ गाली गलौज की। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता की ओर से जन्मदिन की पार्टी के लिए भी कोई इजाजत नहीं ली गई थी। पार्टी में कोविड-19 की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। जो कोविड-19 गाइडलाइंस है उसका मखौल उड़ता हुआ नजर आया। मामला संज्ञान में आने के बाद भगवानपुर थाना पुलिस ने फायरिंग करने वाले तुषार और उनके पिता रूप सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोरोना काल के दौरान भले ही शराब की बिक्री के लिए समय सीमा निर्धारित की गई हो, लेकिन अब आपको एक ऐसे शराब के दुकान के बारे में बताते हैं जिसके लिए कोई समय सीमा मायने नहीं रखती है। दरअसल यहां पर शराब अवैध रूप से बेची जाती है और यहां किसी दुकान या मकान में शराब नहीं बेची जाती है, बल्कि एक ट्रैक्टर में शराब की बिक्री की जाती है, वो भी अवैध तरीके से। आपको बता दें कि मंगलौर से यह खबर सामने आ रही है, जहां एक कथित शराब का ठेका ऐसा है जिस पर कोई समय सीमा लागू नहीं होती है। यह शराब का ठेका किसी दुकान या मकान में नहीं बल्कि एक ट्रैक्टर में संचालित होता है, जहां शराब के शौकीनों को किसी भी वक्त शराब मिल जाती है। दरअसल मंगलौर के उदलहेड़ी गांव स्थित देशी शराब के ठेके के बाहर अवैध रूप से देसी शराब की बिक्री की जा रही है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शराब बेचने वाला व्यक्ति पहले ग्राहक से पैसे लेता है, उसके बाद ट्रैक्टर में छिपाकर रखी गई शराब
ग्राहक को देता है। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारी मामले को संज्ञान में लेने की बात भी कह रहे हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि ये वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई कब तक होती है। एक वीडियो के माध्यम से संज्ञान में लाया गया है कि जो मैंगलोर एरिया में किसी व्यक्ति के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से शराब बेची जा रही है। प्रकरण आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया, इमीडिएटली इसको चेक करवाया जाएगा। एक्साइज प्लस पुलिस के माध्यम से एक वीडियो के माध्यम से संज्ञान में लाया गया है कि जो मैंगलोर एरिया में किसी व्यक्ति के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से शराब बेची जा रही है। प्रकरण आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया, इमीडिएटली इसको चेक करवाया जाएगा। उत्तराखंड घूमने जाने वाले सैलानियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल गरतांग गली 46 साल बाद दोबारा खुलने वाली है। आपको बता दें कि जो गरतांग गली है वो उत्तराखंड की प्राचीन धरोहरों में से एक है और 46 साल पहले इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन इस गरतांग गली की खूबसूरती देखते ही बनती है और जो सैलानी अगर कभी भी उत्तराखंड घूमने आए तो इस गरतांग गली में घूमने जरूर जाएं। उत्तराखंड में एक से बढ़कर एक धरोहर हैं जो इसकी खूबसूरती पर चार चांद लगाती हैं। उन्हीं में से एक गरतांग गली भी है जिसकी सीढ़ियां आज की तकनीक को भी मात देती हैं। गरतांग गली खुद में ही कारीगरी का एक नायाब नमूना है, क्योंकि इसके ठीक नीचे 300 मीटर गहरी खाई है, जबकि नीचे जाड़ गंगा नदी भी बहती है। पहाड़ों पर बनाया गया ये पुराना मार्ग आज भी लोगों के लिए रोमांच और हैरानी का सबब बना हुआ है। साल 1975 तक सेना भी इसका इस्तेमाल करती रही, लेकिन उसके बाद सेना ने भी यहां पर आना जाना बंद कर दिया। अब प्रशासन इसे खोलने की तैयारी कर रहा है। पिछले 46 साल से गरतांग गली का उपयोग और रखरखाव न होने की वजह से इसका अस्तित्व मिटता जा रहा था, लेकिन अब इस गली को ठीक किया जा रहा है। जानकार बताते हैं कि 1962 से पहले भारत तिब्बत के व्यापारी याक, घोड़ा खच्चर और भेड़ बकरियों पर सामान लादकर इसी रास्ते से आवागमन करते थे। गरतांग गली को सबसे पुराना व्यापारिक मार्गों में भी एक माना जाता है। यहां से ऊन, गुड़, नमक और मसाले दूसरी जगह भेजे जाते थे। देखिए, गरतांग गली का जो प्रोजेक्ट था वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जा रहा है। उसमें करीबन 60-70% काम हमारा पूरा हो गया है। अगले 1 से 1.5 महीने में हमें उम्मीद यही करते हैं कि वो कार्य पूर्ण हो जाएगा, जो कि उसका रिपेयरिंग का, रिनोवेशन का काम था। और जैसे भी कोविड की आगे सिचुएशन होगी उस हिसाब से फिर उसको कैटेगरी के लिए खोला जाएगा। देखिए, गरतांग गली का जो प्रोजेक्ट था वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जा रहा है। उसमें करीबन 60-70% काम हमारा पूरा हो गया है। अगले 1 से 1.5 महीने में हमें उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यही वजह है कि हर साल दूर दराज से सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं और बल्कि भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पर खूबसूरत नज़ारों के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में ही एक ऐसी जगह है बामसरू ताल, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। जहाँ एक और उत्तर भारत जो गर्मी है उससे तप रहा है, वहीं दूसरी ओर इस इलाके में बर्फ पड़ी हुई है। 80% इलाका ऐसा है जहां बर्फ जमी हुई है। आपको बता दें कि यहां पहुंचने के लिए ट्रैकिंग ही एकमात्र जरिया है। संगम चट्टी और हनुमान चट्टी से ट्रैकिंग के जरिए यहां पहुंचा जा सकता है। 6 दिन और 5 रात के ट्रैकिंग सफर के दौरान एक बहुत ही ऊंचा और खूबसूरत वाटरफॉल चौड़ा दूनी पड़ता है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके अलावा दरबा टॉप के बाद बिया बुग्याल में ब्रह्म कमल के साथ कई खूबसूरत फूलों की घाटियां हैं जो चारों ओर बर्फ की पहाड़ियों से घिरी हुई हैं। करीब 500 मीटर इलाके में फैला ये ताल अभी भी करीब 80% बर्फ से जमा हुआ है। बामसरू ताल को भीमताल के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर भीम गुफा भी है। मैं अनुज सिंह पंवार, क्षेत्र पंचायत अघोड़ा, और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि एक और ट्रैक ढूंढा गया है कि जिसका नाम है बामसरू लेक। यहाँ से तकरीबन रोड हाइट से जो उसकी दूरी है वो है तकरीबन 50 किलोमीटर और वहाँ की जो हाइट है 4,400 मीटर। और वहाँ पे जब उस ट्रैक को करते हैं तो चारों तरफ अनेक प्रकार के फूल हैं, वो फूल पाए जाते हैं। डोडीताल से आगे वहाँ से कुछ माउंटेन दिखते हैं, जैसे बंदरपुच ईस्ट बंदरपुच बेस कैंप भी दिखता है वहाँ से। और वहाँ से एक और ट्रैक निकलता है जो कि पहुँचता है भंगेली गाँव में।
तो अगर आप भी उत्तराखंड घूमने का प्लान बना रहे हैं तो गर्मियों के मौसम में बामसरू ताल से बेहतर डेस्टिनेशन कुछ और नहीं हो सकती है, क्योंकि जब यहाँ पर आप ट्रेकिंग के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ पर खूबसूरत वादियों के साथ साथ फूलों की घाटियों के भी दीदार होंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।